हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को दाब और प्रणोद के बीच का दोस्तों जो अंतर है उसी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि दाब जो होती है वो दोस्तों क्या कहलाती है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसमें दोस्तों हम लोग को क्या सीखना रहता है, क्या जानना रहता है, ये सारा चीज दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखोगे। और साथ ही दोस्तों आप लोग ये जान पाइएगा कि आखिर जो आपका दाब है वो प्रणोद से किस तरीके से भिन्न है, किस तरीके से अलग है, वो सारा चीज आपको इस वीडियो के माध्यम से ही सीखने को मिलेगी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि दाब को समझने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जो दाब है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि किसी वस्तु का जो दाब है वो संबंधित होता है दोस्तों उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल से। मेरी बात को समझना, किसी वस्तु का जो दाब है वो दोस्तों संबंधित होता है उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल से। जैसे कि दोस्तों हमने मान के चल रहा कि यहाँ पर दोस्तों हमने एक किताब ले लिया, ठीक, और इस किताब पर दोस्तों हम अपने हथेली से इस पर बल आरोपित कर रहे हैं। आप लोग मेरी बातों को समझना, हम क्या कर रहे हैं कि इस किताब की से सतह पर हम हथेली से इस पर बल आरोपित कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हम इस पर बल आरोपित कर रहे हैं तो हमारा द्वारा लगाया गया जो बल है वो दोस्तों किताब पर आरोपित हो रहा है, और जो किताब है वो हमारे हाथ पर क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में बल आरोपित कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब ये किताब हमारे हथेली पर बल आरोपित कर रहा है और हम अपने हथेली से इस किताब पर बल आरोपित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर आपको एक सतह देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं संपर्क सतह। यानी जितनी सतह तक, जितने क्षेत्रफल तक दोस्तों आप बल का कार्य कराते हैं, जैसे कि मेरी हथेली है और ये किताब का संपूर्ण सतह है, तो इस संपूर्ण सतह पर तो हमारा बल नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों जहां पर हमने ये हथेली रखा तो इस जहां देखिए जहां दोस्तों हमारा यह हथेली जितना सरफेस तक आपको दिखाई दे रहा है, जितने क्षेत्र तक ये फैला हुआ है हमारी हथेली, यही दोस्तों आपका जो क्षेत्र होगा वो संपर्क क्षेत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका ये जो बल लग रहा है किताब पर वो इतने ही क्षेत्र से क्या हो रहा है, इस पर बल आरोपित किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों जब हम अपने हाथ से इस वस्तु पर बल आरोपित कर रहे हैं तो हमारे हाथ द्वारा लगाया गया जो बल है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का पेशीय बल है। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो पेशीय बल है वो दोस्तों आता है आपके संपर्क बल के कैटेगरी में। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो बल होता है वो दो ही स्थितियों में कार्य करता है, पहला संपर्क की स्थिति में और दूसरा असंपर्क की स्थिति में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दाब है वो दोस्तों आपका संबंधित होगा किस स्थिति में, तो संपर्क की स्थिति में। क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पर बल आरोपित कर रहे हैं अपने हथेली से इस किताब पर, तो कहीं ना कहीं हम इस किताब पर स्पर्श करके, यानी इस किताब की सतह और हमारी हथेली के जो सतह है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण क्या हो रहे हैं, बल के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप ये समझ कर रखना दोस्तों कि पहला चीज आपने क्या सीखा दाब में, पहला चीज आपने ये सीखा कि जो दाब होता है किसी वस्तु का वो दोस्तों उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल से संबंधित होता है। और आपने जाना कि जो बल है दोस्तों वो क्या करता है कि दो स्थिति में कार्य करता है, पहला संपर्क की स्थिति में और दूसरा असंपर्क की स्थिति में। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो स्थिति लेंगे, जो कंडीशन लेंगे दाब के लिए, वो लेंगे कौन सी स्थिति, तो वो लेंगे दोस्तों हम लोग संपर्क वाली स्थिति। और जब आप लोग संपर्क स्थिति जब लीजिएगा तो संपर्क स्थिति में दोस्तों आपको क्षेत्रफल मिलेगा ही मिलेगा, आपको क्षेत्र मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम एक और एग्जाम्पल अगर लेकर चलें तो देखिए, जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मान के चलते हैं यह एक तरीके का कोई दोस्तों लकड़ी का कोई गुटका है ना, और इस लकड़ी के गुटके को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग दोस्तों एक टेबल पर मान के चलते हैं रख देते हैं। ये आपका दोस्तों एक तरीके का टेबल हो गया, ठीक है, एक तरीके का यह टेबल हो गया। और इस टेबल पर हम लोग क्या करते हैं, यह मान के चलते हैं ये चौकी है, ठीक, चौकी पर हम लोग क्या करते हैं कि इतने बड़े दोस्तों जो लकड़ी का गुटका है उसे हमने यहाँ पर रख दिया है। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो लकड़ी का गुटका है वो इस टेबल के सरफेस पर बल आरोपित करता होगा, और ये जो टेबल का सरफेस है वो क्या करता होगा कि इस लकड़ी के गुटके के विपरीत दिशा में यानी ऊपर मुखी दिशा की ओर यह बल आरोपित करता होगा। अब साथ ही दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो बल का दोस्तों जो प्रभाव है वो कहाँ से कहाँ तक कार्य कर रहा है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक जो दोस्तों आपका सरफेस मिलेगा जहां तक बल आरोपित हो रहा है, यही दोस्तों आपका जो सरफेस होगा वो आपका संपर्क सतह कहलाएगा। देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है, लिखा है ना दोस्तों, किसी
देखिए कहाँ पर तो दोस्तों हम लिखे हैं, हाँ, जितने क्षेत्रफल में दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहता है उसे संपर्क क्षेत्रफल कहते हैं। तो देख सकते हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी तक का जो क्षेत्रफल है उतने तक क्या है आपका ये लकड़ी का गुटका और ये जो चौकी का सरफेस है वो दोस्तों एक दूसरे से क्या है संपर्क किए हुए हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे संपर्क क्षेत्रफल। तो दोस्तों संपर्क बल के कारण आपका दोस्तों जो स्वरूप है वो किसका मिला, तो आपको क्षेत्रफल का मिला। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो ये लकड़ी का गुटका है, जो बता रहे हैं ना, ध्यान समझना भाई, सारा चीज समझ में आएगा। मान के चलते हैं ये जो लकड़ी का दोस्तों ये जो गुटका है वो दोस्तों क्या करता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मान के चलते हैं जो लकड़ी का गुटका है वो यहाँ पर दोस्तों मान के चलते हैं कि 25 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में यह 5 न्यूटन का बल आरोपित करता है। मेरी बात को समझना, मान के चलते हैं कि जो आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं, जो संपर्क क्षेत्रफल देख रहे हैं, जितना क्षेत्र तक जो वस्तु है वो एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित कर रही है, यानी बल की संक्रिया हो रही है, उस संपर्क क्षेत्रफल का दोस्तों जो परिमाण है वो मान के चलते हैं कि 25 मीटर स्क्वायर है। और उस क्षेत्रफल पर इस लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया बल का जो परिमाण है वो कितना है, 5 न्यूटन। यानी 5 न्यूटन का जो बल है वो लकड़ी का गुटका क्या करता है, इस चौकी पर आरोपित करता है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जब 25 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर जो लकड़ी का गुटका है अगर वो 5 न्यूटन का बल आरोपित करता है तो फिर यह 1 मीटर के स्क्वायर पर कितना बल आरोपित करेगा। मेरे बातों को समझिएगा, जब 25 मीटर स्क्वायर पर यह 5 न्यूटन का बल आरोपित करता है तो 1 मीटर स्क्वायर पर यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर वो क्या करेगा, कितना बल आरोपित करेगा, यही दोस्तों आपको देखना है। तो मान चलते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर इसके द्वारा लगाया गया जो बल का परिमाण है वो है 5/25 न्यूटन। ठीक है, तो कटा दीजिएगा तो कितना निकलेगा, 5 × 5 5 25, 1/5। तो 1/5 को दोस्तों कटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5 दूनी के 10 है ना, तो कट जाएगा तो आ जाएगा 0 कितना हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा न्यूटन। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर, मेरी बात को समझिएगा, इकाई यानी 1 मीटर स्क्वायर करने का मतलब कि इकाई क्षेत्रफल पर इस लकड़ी के गुटके द्वारा लगाए गए बल का जो परिमाण है वो दोस्तों है 0.2 न्यूटन। इकाई क्षेत्रफल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाए गए बल का जो परिमाण है वो कितना है, 0.2 न्यूटन। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दाब के रूप में परिभाषित करते हैं। इसका जो परिभाषा है दोस्तों वो यही है, आप लोग समझो। क्या बताया, प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी इकाई क्षेत्रफल, यानी इसको आप ऐसे बता सकते हैं 0.2 न्यूटन आप प्रति मीटर स्क्वायर जब ले लोगे ना, अब ये बल के रूप में है, अभी बता रहा है कि ये बल है, ये बल कितना पे लग रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर ये 0.2 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है लकड़ी के गुटके द्वारा। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर हम ले लेंगे 0.2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इससे दोस्तों हमारा ये सीख मिलेगा कि कहीं ना कहीं 1 मीटर के स्क्वायर पर जो बल है वो 0.2 न्यूटन का आरोपित हो रहा है। और इसी स्वरूप को दोस्तों हम लोग दाब यानी प्रेशर के रूप में हम लोग जानते हैं। और इससे ये परिभाषा निकल कर आती है कि इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यही दोस्तों आपका होता है प्रेशर। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप दोस्तों ये मान के चलते ये खटिया है, ठीक है, ये मान के चलते खटिया है, खाट है, खाट। तो आप दोस्तों एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जब आप दोस्तों खटिया पर जब आप सोते हैं, मान के चलते हैं कि आप इस खाट पर सोए हैं, ठीक है, ये आपका 2 पैर हो गया, 2 हाथ हो गया, 2 आंख हो गया, आप इस खटिया पर सोए हैं। तो जब आप सोए हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर का जो सतह है और जो खाट का जो सतह है उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। और उतने संपर्क सतह के बीच में दोस्तों आपकी बल कार्य कर रहा है, यानी आपका जो शरीर है वो इस खाट पर यानी इस चौकी पर बल आरोपित करता है। देखिए चौकी को नहीं, यहाँ पर हम लोग खटिया लेते हैं, खाट जिसको खटमल बोलते हैं ना। देखिए आप इस खाट पर दोस्तों सोए हैं तो आपका जो शरीर है वो इस खाट पर क्या करता है, वो बल आरोपित करता है नीचे की ओर। लेकिन दोस्तों जो आपका खटिया है वो भी क्या करता है, आप पर ऊपर की ओर बल आरोपित करता है। तो मान के चलते हैं कि जितना क्षेत्रफल पर दोस्तों आप सोए हैं उस क्षेत्रफल पर, जैसे कि मान के चलते हैं कि जो क्षेत्रफल है आपका वो है दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 25 मीटर स्क्वायर था ना, मानो ना, जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 30 मीटर स्क्वायर पर आप मान के चलते हैं आप सोए हैं और आपके शरीर द्वारा लगाया गया जो दोस्तों बल है वो मान के चलते हैं यहाँ पर कितना, तो दोस्तों वो है 2 न्यूटन, ठीक है, यानी 2 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है। जब सोए हैं तो कितना बल लग रहा है, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन काफी कम हो जाएगा,
मान के चलते हैं 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है जब सोए है तब। तो दोस्तों जब आप सोए हैं ना तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका निकालेंगे दाब, तो दाब क्या आएगा, अभी जाने कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इकाई यानी एकांक क्षेत्रफल पर, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई सिंपल है, लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, तो फिर क्या होगा 10/30 न्यूटन। तो दोस्तों 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 1/3, तो 1/3 मतलब कि 3 को अगर हम 1 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 के 9 यानी 0.34 न्यूटन का बल क्या होगा दोस्तों, आप अभी इस पर लगा रहे हैं, इस पर आरोपित कर रहे हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों यदि आप क्या करते हैं कि अगर आप उठ जाते हैं और उठकर जब आप इस खटमल पर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप इस खटमल पर खड़े हो जाते हैं, तो दोस्तों आप लोग देखना कभी भी अगर आप बचपन में खटमल पर खड़े हुए होंगे तो जो आपका खटमल है ना जिस पर आप खड़े होते हैं, जितना क्षेत्र तक आपका पैर रहता है, जितना बल आरोपित करता है आपकी खटमल की सतह पर, तो जो आपका खटमल का जो सरफेस है वो क्या करता है कि थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाता है, थोड़ा सा नीचे की ओर क्या करता है दोस्तों, थोड़ा सा वो नीचे की ओर झुक जाता है, थोड़ा सा नीचे की ओर गिर जाता है, समझे। तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि मान के चलते हैं कि वहाँ पर जो आपका ये क्षेत्र था वो क्षेत्र कितना था उसमें प्रारंभ में जब आप सोए थे ना तब का जो क्षेत्रफल था वो बड़ा था, यानी 30 मीटर के स्क्वायर तक था। अब मान के चलते हैं कि जो आप यहाँ पर जो क्षेत्रफल लिए हैं, जो संपर्क के सतह जो लिए हैं, उसका जो दोस्तों क्षेत्रफल है वो मान के चलते हैं दोस्तों आपका है, कहता ना 10 मीटर का होल स्क्वायर, बस मात्र 10 मीटर स्क्वायर मान के चलते हैं कि आपने इतना ही क्षेत्रफल लिया है 10 मीटर स्क्वायर। हालांकि हमको इससे कम लेना चाहिए लेकिन हम इतना ही लेकर चलते हैं 10 मीटर के स्क्वायर। और उसके बाद दोस्तों जो आपका बल है ना वो बल नहीं बदलेगा, बल आपका दोस्तों उतना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 न्यूटन ले लेते हैं, तो ले लेते हैं और देखिए अब आपका जो बल है यानी जो आप इस खटमल पर बल आरोपित कर रहे हैं वो कितना आरोपित कर रहे हैं 10 न्यूटन का। लेकिन अगर दाब निकालें 1 मीटर स्क्वायर यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल का अगर दाब निकालें तो कितना निकल कर आएगा, तो दोस्तों 10 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 न्यूटन। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप सोए थे तो जो आपका बल था वो लग रहा था 0.34 न्यूटन, जो कि दोस्तों आपके 0.5 से भी कम है, 0.5 न्यूटन से भी क्या है कम है, मतलब कि 1 के आधा से भी ये क्या है, ये बल का परिमाण आपका कम है। लेकिन जैसे ही आप खड़े हो गए तो खड़े होने के कारण दोस्तों आपका जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ है वो घट गया, वो कम हो गया, और कम होकर मान के चलते हो कितना आ गया 10 मीटर स्क्वायर। और इस 10 मीटर स्क्वायर के लिए दोस्तों आपका जो दाब निकल कर आता है इकाई क्षेत्रफल के लिए, इस 10 मीटर स्क्वायर के लिए दोस्तों आपका जो दाब निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, तो वो दोस्तों निकल कर आता है 1 न्यूटन। तो इससे आप क्या सीखें दोस्तों, इससे आप ये सीखें कि जो वस्तु का दाब है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है जिस वस्तु पर बल आरोपित हो रहा है उस वस्तु के संपर्क के क्षेत्रफल पर। मेरे बातों को समझिएगा, किसी वस्तु का जो दाब है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है किस पर, उस वस्तु के संपर्क के क्षेत्रफल पर। यानी कि जितने संपर्क क्षेत्रफल पर उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल का जो दोस्तों काम हो रही है, जो अंतःक्रिया हो रही है, उस संपर्क क्षेत्रफल पर जो वस्तु का दाब है वो डिपेंड करता है। ठीक, वो डिपेंड कैसे करता है आपने अभी देखा, जब हमने यहाँ पर क्षेत्रफल दोस्तों जब हमने बढ़ा दिया, जब आप सोए थे, जब क्षेत्रफल बढ़ गया था तो उस स्थिति में दोस्तों आपका जो दाब था वो कम आया था, यानी कि 0.5 से भी क्या हुआ था, वो कम आया था। ठीक है, और जब आपका क्षेत्रफल दोस्तों घट गया यानी 10 मीटर स्क्वायर हो गया, तो उस स्थिति में दोस्तों आपका जो दाब है वो कितना आया, तो मात्र 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो प्रेशर है वो निकल कर आया है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो आपका जो दाब है वो घट रहा है, और जब क्षेत्रफल घट रहा है तो आपका जो दाब है वो दोस्तों बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो आपका जो दाब है वो दोस्तों यहाँ पर डाल देते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब का ऐसा ही मात्रक यही होता है। तो आपका जो दाब है वो दोस्तों क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन जैसे ही आपका क्षेत्रफल घट रहा है तो आपका जो दाब है वो दोस्तों बढ़ जा रहा है। आप ही देखो, एक बड़ा है कि 0.3 बड़ा है,
तो दोस्तों आपका जो 1 है वो 0.3 से बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो दाब होता है वो दोस्तों क्या होता है, घटता है, और क्षेत्रफल घटाने पर जो दाब होता है वो दोस्तों क्या होता है, वो बढ़ता है। यानी कहने का मतलब कि किसी वस्तु का जो प्रेशर है, जो दाब है, वो कहीं ना कहीं उस वस्तु के संपर्क क्षेत्रफल का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल 1/A होता है। तो कैसे होता है यही तो समझना है, ठीक है। तो समझा दिए, आपका समझना है, समझा दिए इतना दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया। तो समझिए कि आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से दाब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप लोग दाब को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं ना। देखिए आपने जान चुका कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो यहाँ पर दाब है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो है उस वस्तु के संपर्क क्षेत्रफल के। मैंने बताया संपर्क क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल में दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहता है, यानी उनका बल की जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो कार्य करती हैं जितने क्षेत्रफल तक, वही आपके संपर्क क्षेत्रफल कहलाता है। तो मेरी बात को समझना, P प्रोपोर्शनल 1/A, इससे आप ये सीख रहे हैं कि अगर किसी वस्तु का दाब बढ़ेगा तो उस वस्तु का जो क्षेत्रफल है वो घटेगा जिस पर वो बल आरोपित कर रहा है, जितने क्षेत्रफल तक, ठीक। अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर A कर दे, प्रोपोर्शनल 1/P कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उस वस्तु द्वारा लगाए गए जो दाब का मान होगा वो घटेगा। तो इसलिए आपका जो P प्रोपोर्शनल है वो आ गया, सॉरी P इन्वर्सली जो प्रोपोर्शनल है वो आ जाता है 1/A, यानी कि संपर्क क्षेत्रफल के। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर दोस्तों इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। तो आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल के स्थान पर आता है बराबर, और बराबर तभी आता है जब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना 1/A, उसके साथ कोई एक नियतांक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो कौन आएगा, बता सकते हैं, कोई बता सकता है कि जो नियतांक आएगा वो कौन आएगा? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो नियतांक आएगा, जो यहाँ पर कांस्टेंट जो राशि आएगी वो आएगी बल, क्योंकि हर एक स्थिति में जो बल था वो नहीं बदल रहा था। आप देख सकते थे कि दोस्तों वहाँ पर भी आपका जो बल था वो कितना था, 10 न्यूटन, और यहाँ पर भी जो बल है वो कितना है, 10 न्यूटन। यानी जो बल का दोस्तों जो स्वरूप है, बल का जो परिमाण है वो नियत है, वो कांस्टेंट है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। बस दाब जो है वो बदल जाता है, किसके कारण, तो वस्तु पर जो आप बल आरोपित कर रहे हैं ना जितने क्षेत्रफल पर, उस क्षेत्रफल के मान के बदल जाने के कारण। तो दोस्तों क्षेत्रफल तो चेंज हो सकता है, दाब तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो वस्तु बल आरोपित कर रहा है उसका दोस्तों परिमाण चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर F को ले लेंगे, F गुना 1/A, जो कि यहाँ पर यह कांस्टेंट है, बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। तो इस आधार पर आपका दाब का जो एसआई मात्रक होगा, सॉरी जो आपका भौतिक राशि होगा वो हो जाएगा P = F/A, यानी कि P को हम लोग बोलते हैं दाब, F को बोलते हैं हम लोग बल, A को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा में क्षेत्रफल। तो मैंने लिखवाया भी है, देख सकते हैं आप लोग कि किसी वस्तु का दाब उसके संपर्क क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। बात करें एसआई मात्रक का, तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो भाई आराम से देख सकते हैं कि जब भैया हाई एफ है बल, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, हाई है आपका बाटा, तो बाटा को लिखते हैं प्रति, हाई है ए, तो ए मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बनना गई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और यही दोस्तों आपके दाब का एसआई मात्रक होता है। और इस दाब का जो खोज है उसे खोज करने वाले दोस्तों आपके भौतिक जगत के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। और इसलिए दोस्तों हम लोग ब्लेज पास्कल को ना भूले, उनके सम्मान में, उनके आदर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दाब के एसआई मात्रक का जो प्रयोग है वो हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के स्थान पर पास्कल का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्कल का। कैसे बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन ये होता है किसके बराबर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर, लेकिन हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्यों, क्योंकि न्यूटन को ना भूले, न्यूटन के सम्मान के लिए, न्यूटन का नाम सदा के लिए अमर है, न्यूटन को आने वाली पीढ़ी जाने, उनके बारे में समझे, इसलिए हम लोग न्यूटन को हमेशा इस संसार में जागृत रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण दोस्तों आज हम लोग इतने विज्ञान में आगे बढ़ पाए, इतने खोज कर पाए। आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ये आपका एसआई मात्रक निकल कर आ चुका है, तो दोस्तों आपको मैंने ये भी बताया कि किसी बल का प्रभाव उस क्षेत्रफल
पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। यानी कि जब दोस्तों अधिक क्षेत्रफल पर आप बल लगाओगे तो दोस्तों आपका जो दाब होगा वो कम आरोपित होगा, लेकिन दोस्तों अगर कम क्षेत्रफल पर जब आप दोस्तों बल आरोपित करोगे तो आपका जो दाब होगा वो दोस्तों अधिक होगा। मैंने बताया था कि जब आप अधिक क्षेत्रफल यानी जब जो आपका खटमल था जब उस पर आपने सतह को बढ़ा दिया, जब आप शरीर से पूरा जब आप सो गए तो उस स्थिति में दोस्तों खटिया झुका नहीं था, लेकिन जैसे ही आप खटिया पर खड़े हो गए तो आपका खटिया नीचे से क्या हो गया, वो झुक गया ना। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपका क्या था, ये दाब था। पूरा चीज़ आपने समझ लिया। थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, दाब से संबंधित जो दोस्तों आपके मेन जो गुण होते हैं थोड़ा सा समझिएगा कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है ना। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ, हो सकता है आप लोग आपको समझ गए होंगे। यही चीज़ें दाब है और कुछ नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए बोला जा रहा है दलदल वाली भूमि में पैरों के बल चलना कठिन होता है। देख सकते हैं कि दोस्तों जो दलदल होती है यानी जो भूमि मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि वो दरविये जैसी होती है, दबदब जैसी होती है। यहाँ पर पैर रखिएगा जिस भूमि पर, अगर वो भूमि नीचे दबने लगे तो उसी को बोलते हैं दलदल। ठीक है, तो अगर वैसे भूमि पर दोस्तों जब आप चलोगे तो आपको चलने में क्या होगा दोस्तों, आपको चलने में कठिनाई होगा। क्यों? क्योंकि वो जो दलदल वाली जो भूमि होगी वो जितना बल दोस्तों आप उस पर लगाओगे उस भूमि पर, वो आपकी विपरीत दिशा में उतना बल आरोपित नहीं करेगी, जिससे कि आपका जो पैर है वो उस भूमि में धंस जाता है और आप चल नहीं पाते, आप चलने में दोस्तों असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो दाब का प्रभाव है, आपका जो दाब है उस पर दोस्तों अगर उसका इफेक्ट करना है, प्रभाव डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। तो जानते हैं जहाँ पर दलदल होता है, जहाँ की भूमि दलदली होती है, तो वैसे स्थान पर पाटरा उटरा या कोई मतलब कि ऐसा कोई सरफेस बिछा दिया जाता है जिससे कि अगर आप उस पर चलते हैं तो नीचे की जो भूमि होती है उस पर दाब बहुत ही कम लगता है। दाब बहुत ही कम लगने के कारण जो वो दलदल वाली जो भूमि होती है वो नीचे बहुत कम धंसती है, और नीचे कम धंसने के कारण दोस्तों आप उस रास्ते से जा पाते हैं ना। ये आप समझ पाए। आगे देखिएगा, प्रकृति में ऊंट के पैर फैले फैले बनाए गए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं प्राकृतिक में ऊंट के पैर यानी जो ऊंट होता है वो कहाँ मिलता है, रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में यानी बालू वाले क्षेत्रों में। और दोस्तों बालू वाले क्षेत्रों में चलना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप बालू वाले क्षेत्र में चलोगे तो आपका जो पैर होगा वो दोस्तों बालू में धंसता जाएगा। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग ऊंट का, तो ऊंट का जो पैर होता है वो दोस्तों नहीं धंसता, क्योंकि ऊंट के जो पैर का जो दोस्तों नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो काफ़ी चौड़ा चौड़ा रहता है। और जब चौड़ा चौड़ा रहता है यानी इसका जो दोस्तों सतह होता है, नीचे का क्षेत्रफल जो होता है, अगर वो बढ़ जाता है तो ऊंट द्वारा बालू पर लगाए गए जो दाब होता है वो दोस्तों घट जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने के कारण ऊंट द्वारा बालू पर लगाए गए दोस्तों जो दाब होता है वो घट जाता है, जिससे कि रेगिस्तान वाले बालू वाले क्षेत्रों में जो आपके ऊंट होते हैं वो सरलतापूर्वक वो चल पाते हैं बिना किसी दोस्तों प्रॉब्लम के ना। ये किसके कारण होता है, सब दाब के गुण के कारण। आगे देखिएगा, भारी वाहनों के टायर चौड़े होते हैं। देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप मान के चलते हैं, आप ट्रैक्टर देखे होंगे तो ट्रैक्टर का बीच वाला जो पहिया होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। तो काफ़ी चौड़ा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो ट्रैक्टर होता है वो आपके ऐसे स्थान पर चलाए जाते हैं जहाँ पर दोस्तों मान के चलते हैं मिट्टी होती है, जैसे खेतों की जुताई के लिए वहाँ पर तो मिट्टी रहबे करती है। फिर दोस्तों मान के चलते हैं आपके दोस्तों जैसे कि पहाड़ी वाला कोई एरिया हो गया, पहाड़ी वाला जो एरिया हो गया उस स्थान पर भी दोस्तों क्या होता है आपके ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर जब चलता है तो अपने पीछे सामान लोड किए हुए रहता है, तो उसका भार जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्या समझिए, जिससे कि दोस्तों क्या करेगा कि वो पृथ्वी पे बहुत ही अधिक वो दाब डालेगा। तो उसके दाब को कम करने के लिए, उसके दाब का जो प्रभाव है उसको दोस्तों निम्न करने के लिए जो उसके बीच वाला जो पहिया होता है उसको काफ़ी चौड़ा बना दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है ट्रैक्टर वो दोस्तों आसानी से वो चल पाता है, अपनी गति को निरंतर वो बनाए रखता है। कहीं फंस भी जाता है तो बीच वाला टायर के कारण क्या करता है दोस्तों, वो अपने आप को निकाल पाता है, समझ पाए। उसी प्रकार से आपके डंपर हो गए, ट्रक हो गए, देख सकते हैं जोड़ा जोड़ा चक्का लगा रहता है, जोड़ा जोड़ा। क्यों? क्योंकि ट्रक पर डंपर पर बहुत ही बड़ा बड़ा क्या होता है दोस्तों सामान उस पर लादे जाते हैं। बड़ा बड़ा का मतलब कि वो बहुत ही ओवर सामान लेकर चलता है, ओवरलोड सामान लेकर चलता है। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जो ये सामान होते हैं वो क्या करते हैं, वो बस की सतह पर यानी जिस पर सामान रखा होता है पीछे वाला जो पता ना क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है, तो पीछे वाला सतह पर जिस पर रखा होता है उस पर काफ़ी क्या करते हैं वो दबाव डालता है। ज़्यादा दबाव डालेगा तो जानते क्या होता है, चक्का दोस्तों काफ़ी वो नीचे की ओर मतलब काफ़ी धंस जाएगा, मतलब आपका जो गाड़ी होगा वो उतना स्पीड से नहीं चल पाएगा जितने
हैं स्पीड से वो चलना चाहिए, ठीक है। यानी उसका जो स्पीड होगा बहुत ही कम हो जाएगा। तो उसकी स्पीड को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या होता है कि बीच बीच में दो जोड़ा का चक्का लगाया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है कि जो उस पर सामान लोड किए जाते हैं उसका जो दाब है वो दोस्तों काफी कम पड़ता है, जिससे कि जो आपका ट्रक है जो डंपर होता है वो आसानी से चल पाता है। साथ ही आप देख पाते हैं कि कोई कोई ऐसा ट्रक होता है ना, तो ट्रकवा के बीच में क्या करता है दो दोस्तों और क्या होता है उसमें पहिया डाल दिया जाता है जोड़ा वाला, जो कि दोस्तों आप देखे होंगे नॉर्मल में जब सामान में लोड नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में ये दोनों जो पहिए होते हैं डंपर के या ट्रक के वो ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं। तो आप बोलिएगा कि जब पीछे वाला से आगे वाला जब ये चलिए जा रहा है तो बीच वाला कौन काम है? तो दोस्तों जब अधिक सामान लोड किया जाता है उसके ऊपर तो ये जो आपका पहिया है ना बीच वाला वो ऑटोमेटिकली क्या होता है नीचे की ओर आकर वो मतलब जमीन पर क्या होता है ये दोस्तों जमीन की सतह पर दोस्तों बैठ जाता है, मतलब उसके संपर्क में आ जाता है। और कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मतलब कि अगर दाब पड़े सामान के कारण तो दोस्तों ये भी जो पहिया है वो चलना शुरू कर देता है, जमीन की सतह पर आकर घर्षण करना वो शुरू कर देता है, जिससे कि जो आपका डंपर वो आसानी से चल पाता है। समझ गए होंगे जो मैं बता रहा हूँ दाब के बारे में। आगे देख सकते हैं मकानों की दीवारों के आधार यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पिलर, यानी जब मकान उकान बनता है ना तो उसके जो आधार जो होते हैं जो पिलर होते हैं उसकी भूमि में चौड़ी बनाई जाती है, मतलब चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जब आप मकान उठाओगे ना तो मकान का दोस्तों दाब पड़ेगा, जमीन पर बहुत ज़्यादा दाब पड़ेगा। तो जब आप पिलर उठा देते हो और जब चौड़ा चौड़ा उसका पिलर रहता है तो चौड़ा चौड़ा पिलर होने के कारण मकान का जो दाब होता है वो दोस्तों बहुत ही भूमि पर कम पड़ता है, जिसके कारण दोस्तों मकान पर कोई दोस्तों इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी मकान गिरने होने से बच जाता है और मकान काफी मजबूत बनता है। और साथ ही और भूकंप भी आ जाए तो मकान पर दोस्तों कोई भी क्षति देखने को नहीं मिलती, जिससे कि दोस्तों जो दाब होता है क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वो कम हो जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर सर्कस में एक पहलवान अपनी छाती पर पहले चौड़ा तख्ता रखता है। तो देख सकते हैं सर्कस में जो पहलवान होता है वो दोस्तों क्या करता है कि अपने छाती पर एक तख्ता रखता है, लकड़ी उड़ी का तख्ता चौड़ा रखता है और उसी से क्या करते हैं कोई जानवर को या हाथी उथी को उससे पास कराते हैं। तो तख्ता रखने से क्या होता है कि जो उस पर उस लकड़ी से कोई जानवर और गुजरेगा, जिसमें चलते हैं हाथी है, अगर हाथी उस पर चढ़ेगा तो हाथी का जो दोस्तों बल होता है ना वो क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वो दोस्तों संपूर्ण क्षेत्रफल में वो विस्तृत हो जाता है, जिससे कि जो सर्कस का जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है उसके भार को सहन कर लेता है। यानी हाथी का जो दाब होता है उसके शरीर पर बहुत ही कम लगता है, किसके कारण? तख्ता का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण। और इस हिसाब से दोस्तों उससे आदमी को जो सर्कस वाला होता है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचती। ये सब दाब का दोस्तों आपका गुण होता है, आप लोग समझ चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रणोद के बारे में ना, प्रणोद क्या होता है। तो दोस्तों देखो जो प्रणोद होता है इसका संबंध जानते हैं किससे होता है? इसका संबंध आपके द्रव से होता है। देखिए ठोस में क्या होता है कि ठोस का जो आकार होता है जो आयतन होता है वो दोनों ही निश्चित होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं सिंपली रूप से यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी बल बटा क्षेत्रफल से उसके दाब को हम लोग परिकृत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रणोद की बात करें तो प्रणोद दोस्तों एक प्रकार का एक तरीके से दोस्तों यह बल ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर दोस्तों आपको द्रवीय वस्तु का दाब निकालना हो। द्रवीय वस्तु जैसे कि मान चलते हैं आपका पेट्रोल हो गया, आपका ब्लड हो गया, आपका दूध हो गया, आपका जल हो गया, इन सब का अगर दाब निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्रणोद का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप समझो कि आखिर इस प्रणोद का जो प्रयोग है वो द्रवीय चीजों के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि जो दोस्तों आपके द्रव होते हैं ना वो क्या करते हैं कि उनके आकार बिल्कुल भी दोस्तों निश्चित नहीं होते हैं, उनके आकार अनिश्चित होते हैं। और उस द्रव वाले किसी भी वस्तु को अगर आप जिस आकार वाले बर्तन में रखोगे वो उसी के आकार के भांति अपना आकार स्वीकार कर लेते हैं, यानी जैसा वो आकार रहेगा बर्तन उसी के आकार के जैसा वो अपना भी आकार धारण कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका द्रव होता है वो बर्तन के केवल निचले सिरे पर नहीं, देखिए जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक मान के चलते हैं अभी डब्बा ले लेते हैं ना, जिसमें चलते कोई बर्तन है, इस बर्तन में दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं हम जल को रख दिए जल, तो इस बर्तन के आकार के भांति क्या करेगा ये दोस्तों जल अपना रूप धारण कर लेगा, इसके आकार के भांति, क्योंकि इसका आयतन भले ना बदले लेकिन इसका आकार क्या होता है बदल जाता है। तो उस स्थिति में जो द्रव के कण होते हैं वो इस बर्तन के नीचे पेंदी पर बल तो लगबे करते हैं, इस पर वो दाब तो आरोपित करबे करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो आपके द्रव के कण होते हैं वो इस बर्तन के दीवारों पर भी क्या करते हैं दाब आरोपित करते हैं, यानी इस पर प्रेशर डालते हैं। यानी दोस्तों ये सोचते हैं कि हम किसी भी ओर से क्या हो हम बाहर की ओर निकल जाए, लेकिन अगर इसी बर्तन में कोई अगर ठोस
पदार्थ को अगर आप डाल दो तो वो क्या करेगा कि केवल बर्तन की पेंदी पर ही क्या करेगा, वो दाब आरोपित करेगा, इसके दीवारों पर बिल्कुल भी वो दाब आरोपित नहीं करेगा। जबकि जो द्रवीय वस्तु होते हैं बहने वाले, जिनमें तरलता का गुण होता है, वो क्या करते हैं कि बर्तन की दीवारों पर भी दोस्तों दाब आरोपित करते हैं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि इनका अगर दाब निकालना रहता है, इनका अगर प्रेशर निकालना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका परनोद निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो परनोद है ये वास्तव में होती क्या है। ठीक है, जरा समझिएगा। देखिए परनोद में बताया जा रहा है किसी पृष्ठ या सतह के पूरे क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को परनोद कहते हैं। पूरे क्षेत्रफल पर, अगर ये समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अर्थात किसी वस्तु का परनोद उस वस्तु के भार के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि जो परनोद है वो आपके द्रवीय वस्तु से कनेक्टेड रहता है। अगर हम किसी द्रवीय वस्तु का भार निकाल लें तो दोस्तों हमें उस वस्तु का परनोद भी मिल जाएगा। जैसे मान चलते हैं कि इसमें आपका मान के चलते हैं कि 2 किलोग्राम, मान लेते हैं 2 किलोग्राम क्या है, जल है। ये द्रव्यमान है, ये भार नहीं है। ये क्या है, ये द्रव्यमान है। हमने 2 किलोग्राम इसमें जल ले लिया, मानो ना 2 किलोग्राम दूध है, ठीक, हमने 2 किलोग्राम इसमें दूध ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका भार निकालेंगे। तो भार के लिए क्या होता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, होता है ना। तो दोस्तों आपके दूध का जो द्रव्यमान है वो है 2 किलोग्राम। आज जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है जी, उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेट अब जब में करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट होता है 10 का, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 9.8 की जगह 10 से ले चलते हैं। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ गया, ये दोस्तों आपका जल का भार निकल कर आ गया। इसका द्रव्यमान था 2 किलोग्राम, लेकिन अगर हम इसका भार निकालें तो आ गया 20 किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि देखिए भार कैसे मात्रक होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर आप 20 न्यूटन दे दो। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका 20 न्यूटन आया है ना, इस द्रव का 20 न्यूटन, यही परनोद कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, परनोद। बस एक रे परनोद कहेंगे। आप किसी भी द्रवीय वस्तु का अगर आप भार निकाल लेते हैं तो उसका जो भार होता है वही दोस्तों आपके परनोद के रूप में जाना जाता है, जो कि दोस्तों वो भी एक प्रकार का बल ही होता है। ठीक है, पता है किसी वस्तु का परनोद उस वस्तु के भार के बराबर होता है। तो जितना दोस्तों आपके द्रव का भार होगा वही दोस्तों आपका परनोद होगा। जब आप परनोद निकाल लेते हैं तब दोस्तों आप इस परनोद की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से दाब को निकाल सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए हमने जी का मान क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों जो आपका द्रव होगा अगर आप उसको कहीं पर भी रखो वो गिरेगा कहाँ पर, तो नीचे ही। अगर ये बोतलें है, बोतल, आप बोतल में अगर हम छेद कर देंगे तो क्या ये जो पानी होगा वो ऊपर बह जाएगा कि नीचे ही गिरेगा। यानी कि दोस्तों ये त्वरित जो होगा पानी आपका वो नीचे की ओर ही त्वरित होगा। जब नीचे की ओर त्वरित होगा तो कहीं ना कहीं इसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ले लेंगे। सारा चीज़ हम बता रहे हैं, होशोहवास में पढ़िएगा, ना तो जानते हैं बड़ी प्रॉब्लम होगा। कौन चीज़ में आप सस्पेंशन मत रखिए, बिल्कुल भी। कोई भी चीज़ अगर पढ़िए तो दोस्तों अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं, मान के चलते अगर दाब निकालना हो इसका, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है इसका, मान के चलते हैं वो है 10 मीटर स्क्वायर। और 10 मीटर स्क्वायर पर दोस्तों जो आपका परनोद है वो कि निकल कर आ रहा है कितना, 20 न्यूटन। तो आपको पता ही है कि इकाई यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ पर P यानी दाब। तो 20 बटा हो जाएगा कितना, 10, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर का होल स्क्वायर। तो 0 0 खत्म, तो हो जाएगा 2, बस 2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा दाब। यानी जो दाब है ना वो कितना लग रहा है, द्रव द्वारा 2 किलोग्राम दूध द्वारा इस बर्तन पर जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। बस इसी तरीके से आप बाकी सब द्रवों का भी क्या कर सकते हैं, आप दाब निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले परनोद निकालेंगे, और जो परनोद होता है वो संबंधित होता है उस द्रव के भार पर। ठीक, अब भार कैसे निकालते हैं मैंने आप लोग को निकालना सिखा चुका है। तो दोस्तों आपका देख सकते हैं जो परनोद है वो बराबर होता है भार के। और जब भार का एसआई मात्रक होता है क्या, न्यूटन, क्योंकि भार क्या होता है, तो दोस्तों जो भार होता है वो भी एक प्रकार का बल होता है। परनोद इक्वल टू भार इक्वल टू बल। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बल बराबर ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, पता है, सूत्र के लिए, द्रव्यमान गुणे होता है त्वरण। तो
तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो चेंज हो जाता है, किस रूप में? गुरुत्वीय त्वरण के रूप में, लेकिन त्वरण रहता है। तो इस हिसाब से जो एसआई मात्रक होगा बल का वही एसआई मात्रक होगा भार का, और जो एसआई मात्रक होगा भार का वही एसआई मात्रक होगा परनोद का। तो कोई पूछे कि परनोद का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप बताना कि परनोद का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। बस इतना चीज दोस्तों आप लोग समझ के रखना। तो इस प्रकार से आपका दाब और परनोद बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो चुका। थोड़ा सा बात करते हैं घनत्व पर ना। देखिए इसमें बताया जा रहा है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का, हो सकता है मीटर क्या होगा, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसी में दोस्तों सब बताना है ना, सोच रहे हैं अच्छे से सब बता दी इसी में। देखिएगा किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मान के चलते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं, मान के चलते हैं कि दोस्तों आयतन जो है वो है 40 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन कैसे मात्रक होता है, मीटर क्यूब। तो 40 मीटर क्यूब आयतन के लिए जो वस्तु का द्रव्यमान है वो मान के चलते हैं वो है 10 किलोग्राम, चाहे आप मान के चलते हैं 5 किलोग्राम, ठीक है 5 किलोग्राम। यहाँ पर समझना कि इतने आयतन के लिए 40 मीटर क्यूब आयतन के लिए जो वस्तु का द्रव्यमान है वो कितना है, 5 किलोग्राम। तो अगर हम इसका घनत्व निकालना हो, डेंसिटी निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे कि 1 मीटर क्यूब यानी कि प्रति इकाई आयतन के लिए इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना आएगा। तो सिंपली रूप से निकाल सकते हैं 5 किलोग्राम, अब बटा में क्या होगा, चल आएगा नीचे, तो हो जाएगा 40। तो 5 × 5 अपनी 40। एक को क्या करेंगे, 8 से कटा देंगे तो क्या आएगा, तो दोस्तों दशमलव ले लेंगे, तो 8 × 8 है, 10 में से 8 गया तो 2, फिर 0, तो 8 दूनी के 16, 20 में 16 गया तो कितना बचेगा 4, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 20 में 16 गया 4, 8 × 5 40, तो आ जाएगा जानते कितना 0.125 किलोग्राम। यानी कि 1 मीटर क्यूब आयतन के लिए जो इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो निकल कर आया है 0.125 किलोग्राम। और जब हम यहाँ पर लगा देंगे प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर क्यूब है, तो इसको अगर ले लेंगे मीटर क्यूब, तो दोस्तों ये आपका बन जाएगा जानते का ची, यही आपका बन जाएगा वस्तु का घनत्व। यानी ये बता रहा है 0.125 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कि 1 मीटर क्यूब आयतन का जो द्रव्यमान है इस वस्तु का वो है 0.125 किलोग्राम। और यही दोस्तों आपकी डेंसिटी कहलाती है, यही आपका घनत्व कहलाता है। तो ये जो निकला है वो निकला किससे है, अभी जो हम निकाले हैं वो किससे निकला है, तो देखिए आपने अभी जाना भाई 5 किलो क्या था, 5 किलोग्राम ये था द्रव्यमान, तो लिख देंगे द्रव्यमान। और ये क्या था दोस्तों आपका, ये जो आप 40 देख रहे हैं 40, ये था आयतन, नहीं लिखते हैं 40 मीटर क्यूब। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पर आयतन, तो द्रव्यमान बटा में आयतन, इस दोस्तों जो भौतिक राशि होगी किसका होगा, ये घनत्व का। तो आप लोग समझ के रखना कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, यही दोस्तों सूत्र होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको सूचित करते हैं। बात करें एसआई मात्रक का, तो देख सकते हैं कि अगर हम घनत्व का एसआई मात्रक निकालें तो द्रव्यमान का दोस्तों मात्रक होता है क्या, तो किलोग्राम, आज जो आयतन होता है उसका मात्रक होता है मीटर क्यूब ना, इस तरीके से। तो इसका ऐसे मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम, और ये दोस्तों क्या चाहिए, ये आपका बटा है तो लिख लेंगे प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपके द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक है वो दोस्तों निकल कर आ चुका है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। सामान्य करके हाँ ये लकड़ी का गुटका, ठीक, हाँ है आपके लोहे का, ये लोहे का है ना, ये लोहे का गुटका है और ये लकड़ी का गुटका है, और दोनों का जो आकार है वो समान है। तो अब आप बताओ कि दोनों में से किसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, दोनों में से किसका घनत्व दोस्तों अधिक होगा, क्योंकि आकार जब बराबर है तो इनका जो आयतन होगा वो कहीं ना कहीं भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, आयतन भी आपका सेम ही होगा, ठीक। तो अगर दोस्तों आपको डेंसिटी बताना होगा कि किसका अधिक है किसका कम, तो कैसे बताओगे, तो दोस्तों आपको ये देखना होगा कि इन दोनों में जो सबसे अधिक दोस्तों द्रव्यमान वाली जो वस्तु है वो कौन है। तो देख सकते हैं कभी भी जो लोहा होगा वो लकड़ी से अधिक द्रव्यमान वाली ही होगा, इसका जो भार होगा वो लकड़ी की तुलना में ज़्यादा होगा। तो इसका भार, इसका द्रव्यमान लकड़ी की तुलना में ज़्यादा होने के कारण इसका दोस्तों जो डेंसिटी होगा, जो इसका घनत्व होगा वो लकड़ी से ज़्यादा होगा। और जो आपका लकड़ी का घनत्व होगा, जो इसकी डेंसिटी होगी वो लोहे की अपेक्षा कम होगी।
इसीलिए दोस्तों यही रीजन है कि जब आप लोग एक लोहे वाली समान अगर देखिए दो है ना आकृति, तो अगर इसे आप पानी में डालोगे ना तो ये क्या करता है दोस्तों कि पानी में डूब जाता है अपना अधिक द्रव्यमान होने के कारण। लेकिन अगर हम लकड़ी को डालेंगे पानी में तो ये लकड़ी क्या करता है दोस्तों कि जल में असंत, असंत का मतलब होता है पूरा डूबा हुआ नहीं, थोड़ा सा डूबेगा, ठीक है, थोड़ा सा डूबेगा और उसके बाद ये क्या करेगा वो तैरना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसी आकार का अगर हम दोस्तों क्या करेंगे इस लोहे को पानी में डाल देंगे तो ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा, ये बिल्कुल भी तैरेगा नहीं। तो क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है, और द्रव्यमान जब अधिक है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इस लोहे का जो डेंसिटी होगा वो पानी के डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा। पानी का जो डेंसिटी होगा उससे क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा। और जब पानी की डेंसिटी से ये लोहा वाला आपका जो दोस्तों गुटका है अगर वो ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। और जो लकड़ी के दोस्तों जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी दोस्तों क्या होता है, डूबता नहीं है। ये पानी में असंत होकर क्या करता है, वो तैरने लगता है। पानी का डेंसिटी अधिक होता है और इसका दोस्तों क्या होता है, कम होता है, इसलिए तैरते हैं। तो ये सारा चीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल समझ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रनोद के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, जो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि द्रव में जो दाब का जो गुण है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है और कौन कौन से दोस्तों इसमें स्वरूप होते हैं, वो सारा चीज़ दोस्तों हम लोग इस प्रनोद की सहायता से ही सीखेंगे। क्योंकि अगर आपको द्रव में दाब को जानना होगा तो उसके लिए आपको प्रनोद को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रनोद आपके द्रवों के दाब से ही संबंधित होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से दाब और प्रनोद और साथ ही घनत्व को अच्छे से समझ लिया है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।